The name of Allah is the merciful and beneficent. Today our topic of discussion is that fertilization. First we discuss what is a fertilization. Fertilization basically it is a cell to cells recognition process होता है जिसमें क्या होता है टू डिस्टिंक्ट सेल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं हम बात करेंगे जैसे स्पर्म सेल्स है तो वो स्पर्म सेल एक तो लार्ज होता है, दूसरा जो स्पर्म सेल्स होता है वो एक तो मोटाइल होता है, दूसरा एसिमेट्रिकल होता है और स्मॉल होता है। लेकिन जो एग सेल्स होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो इन दो डिस्टिंक्ट सेल मतलब दो डिफरेंट सेल्स में जो रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कह रहे होते हैं। एंड इट इज़ अ प्रोसेस वेयर टू सेक्स सेल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सेक्स सेल्स होते हैं हमारे पास, गैमेट्स जो होते हैं ना वो फ्यूज टुगेदर करते हैं और एक इंडिविजुअल बनाते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल बोथ पेरेंट्स से आ रहा होता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि सबसे पहले उसने बात करी है कि दो डिफरेंट सेल्स एग और स्पर्म सेल्स दोनों का कम्बिनेशन रिकॉग्नाइजेशन होनी है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट्स या सेक्स सेल्स फ्यूज टुगेदर करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। और वो जो न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों पेरेंट्स से आता है। और फर्टिलाइजेशन तब ही कंप्लीट होगी, ये तब ही कंप्लीट होती है जब दो सेपरेट सेक्स एंड्स होते हैं। एक सेक्स हमने कंबाइनिंग ऑफ द जीन्स ड्राइव फ्रॉम द टू पेरेंट्स एंड द रिकम्बिनेशन। हमारे पास वो कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन है तब ही कंप्लीट होगी जब हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक सेक्स और एक रिप्रोडक्शन। सेक्स मीन्स कंबाइनिंग ऑफ द जीन्स ड्राइव फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सेक्स होता है कि दोनों पेरेंट्स से जो जीन्स आ रही हैं उनका कंबाइन हो जाना। और रिप्रोडक्शन होती है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। दिस इज़ कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सेक्स और रिप्रोडक्शन के बगैर इनकम्प्लीट होती है। पहले हमारे पास सेक्स होता है मीन्स रिकॉग्नाइजेशन होती है, गैमेट्स और एग सेल्स की उनके जीन्स मिलती हैं, देन वो रिप्रोडक्शन करती हैं। रिप्रोडक्शन क्या करती है? न्यू इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन, न्यू ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन जिसका जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा होता है। दिस इज़ आ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट उसने बात की है कि जो फर्स्ट फंक्शन फर्टिलाइजेशन का होता है, इसके दो फंक्शन है हमारे पास फर्टिलाइजेशन के। फर्स्ट फंक्शन क्या है फर्टिलाइजेशन का? वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है जीन्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चों में जो जीन्स वगैरह आ रही होती हैं, मतलब कलर्स, उनका वेट नहीं खैर, उनके कलर्स, उनके ये जो आइज़ कलर्स होता है, उनका हेयर्स कलर्स, ये जो चीज़ें उनके अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये जीन्स की वजह से कंट्रोल हो रही होती हैं। तो वो कह रहा है कि जितनी भी इसका फर्स्ट फंक्शन ये होता है फर्टिलाइजेशन का, ट्रांसफ़र करना जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, एंड द सेकंड टू इनिशिएट द एग साइटोप्लाज्म दोज रिएक्शंस दैट परमिट्स द डेवलपमेंट टू परसीड्स। और सेकंड रिएक्शन ये होता है कि ऐसे एग साइटोप्लाज्म को इनिशिएट करवा रहे होते हैं रिएक्शंस, मतलब एग के साइटोप्लाज्म में ऐसे रिएक्शंस को इनिशिएट करवाना जो डेवलपमेंट को स्टार्ट करवा देंगे, डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टार्ट करवा देंगे। मींस न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बनता है वो एग साइटोप्लाज्म से ही बनना है, तो वो वहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस स्टार्ट करवा देगा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स बने तो फर्टिलाइजेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या बेसिक नीड्स होती हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें हमने सबसे पहले बनना है कि फर्टिलाइजेशन हमें ना, जो फर्टिलाइजेशन होती है ना उसके लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन हम टेक प्लेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ये ज़्यादातर होती है। अगर हम सी वाटर में ये जो मेराइन फार्म्स में फ्रेश वाटर्स होता है, सी वाटर्स होता है, मेराइन वाटर्स होता है, तो ये जो फिशेस वगैरह होती हैं ना, जो वीवी पैरस एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं फिशेस, ये इनके लिए ये मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर मीन सी वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेराइन वाटर्स, कोई भी वाटर्स, ये वीवी पैरस फिशेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मीडियम है, वाटर इज़ अ मीडियम विच इज़ रिक्वायर्ड इन फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ द स्पर्म्स मस्ट बी एक्सीड द नंबर्स ऑफ द एग्स।
मतलब फर्टिलाइजेशन की जो प्रॉपेबिलिटी होती है, इसकी जो प्रॉपेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की, वो नंबर ऑफ स्पर्म्स को इंक्रीज़ कर देता है। मस्ट बी इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ स्पर्म्स को इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ एग्स को इंक्रीज़ किया जाए ताकि फर्टिलाइजेशन का रेट अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन जिन एनिमल्स में होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीडेटर्स वगैरह भी उनके अटैक कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनका ज़ाया वगैरह डेंजरस आ जाते हैं, तो वो उनके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एग्स और स्पर्म सेल्स। इसी वजह से वो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन को प्रॉपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ स्पर्म्स और एग्स को एक्सीड करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए नंबर्स ऑफ एग्स और स्पर्म्स। और मीडियम की बात करिए ऊपर, मीडियम कौन सा होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। दूसरी उसने बात की है नंबर्स ऑफ स्पर्म्स और एग्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। और तीसरी उसने बात की है कि लाइफ स्पैन, जो गैमेट्स होता है ना, जितने भी गैमेट्स होते हैं उनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। गैमेट्स मीन्स जो हमारे पास ये स्पर्म्स और एग सेल्स हैं, दीज आर द गैमेट्स। गैमेट्स जो ओवरी से जो हमारे पास ओवरी जो होती है ना, ओवरी और टेस्टिस आर द गुनेट्स विच फॉर्म्स द गैमेट्स। गैमेट सेल्स, एग सेल्स और स्पर्म सेल्स, दीज आर गैमेट्स। और गैमेट्स जो होते हैं ना, इसका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, देर इसलिए इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होती है। मतलब एग जो होता है वो शेड किया जाता है वाटर में। जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, फिशेस, एम्फीबियंस और ये इनके, तो ये जो होता है ना, इनमें जो एग होता है ना, वो शेड किया जाता है वाटर में, वाटर में। और उसका लाइफ स्पैन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और जो दोज फर्टिलाइज्ड विद इन बॉडी ऑफ द फीमेल्स, और फिर बाद में वो उसको जो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए उसे वाइल दोज फर्टिलाइज्ड विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स एंड जनरली हैव द लॉन्गर लाइफ स्पैन्स। ये वहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो मतलब ये जो होता है ना, इनवर्टिब्रेट्स, फिशीज़ और अम्फीबियंस, इनमें क्या होता है, ये विविपेरसिस होते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे होते हैं। एक तो मैंने बात की कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स में इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर के बगैर इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। एक ये बात। दूसरी बात मैंने कही कि प्रॉपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर्स ऑफ स्पर्म्स इंक्रीज़ करने चाहिए, क्योंकि हज़ारों स्पर्म्स जाते हैं एग के पास, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक के साथ होती है। ये मेमल्स में बात होती है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें फिशेज़ और एम्फीबियंस में, तो यहाँ पे एग भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ किए जाते हैं एट अ टाइम। एग भी एट अ टाइम रिलीज़ किए जाते हैं और स्पर्म्स भी एट अ टाइम, बहुत ज़्यादा स्पर्म्स और बहुत ज़्यादा एग एट अ टाइम रिलीज़ किए जाते हैं वाटर में, ताकि वो जल्दी जल्दी अपने अपने स्पीशीज़ को कि एग और स्पर्म सेल्स को रिकॉग्नाइज करके फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो सके। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नेक्स्ट उसने बात की है कि गैमेट्स जो होते हैं ना, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए इनकी जब ही शेड कर दिया जाता है एग और स्पर्म सेल्स को, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि वो उनको प्रीडेटर वगैरह खा ना जाए, तो वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और यहाँ पे उसने बात करी है कि ये जो फिशेज़, एम्फीबियंस और ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो गैमेट्स होता है, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द मैमल्स। मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। लाइक जो स्पर्म सेल्स है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, तो वो फिर फीमेल बॉडी के अंदर 4 दिन स्टे कर सकता है मुसलसल। तो इस तरह ये जो होता है ना, इनका लाइफ स्पैन जो होता है ना मैमल्स में गैमेट्स का लाइफ स्पैन जो होता है ना, वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फिशेज़ और एम्फीबियंस। इनमें गैमेट्स जो होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसलिए इनको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करनी पड़ती है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करी है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब कौन सी साइट्स होती हैं फर्टिलाइजेशन की। तो आपको जैसे पता ही 2 ही फर्टिलाइजेशन की साइट्स हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, वो मैमल्स में होती है। मैमल्स में क्या होता है, फीमेल बॉडी कोपुलेशन के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को एक्सपेल किया जाता है, और देन वो वजाना के थ्रू पास करके वो फीमेल बॉडी फ्लोपियन ट्यूब्स में जाता है, फ्लोपियन ट्यूब्स के फंडस पार्ट में जाके वहाँ पे स्टे करता है, देन वो फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में वो टेक प्लेस कर देते हैं। तो ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स जो होते हैं ना, वो वाटर में एक्वेटिक मीडियम में डिस्चार्ज किए जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड्स ऑफ द बॉडी टेक प्लेस होती है, बोथ मेल एंड फीमेल्स में।
लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो होते हैं वो इंटरनल बॉडी, ये जो होती है ना ये आउटसाइड्स ऑफ द बॉडी होती है मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे इंटरनल होती है। ये इनवर्टिब्रेट्स में हो रही होती है, वो वर्टिब्रेट्स में हो रही होती है। और यहाँ पे जो इक्वेटिक मीडियम है और द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो इक्वेटिक मीडियम होता है ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, वो सी वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनको लाजमी होता है, रिक्वायर होता है। लेकिन जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ड्रोसोफिला बर्ड्स और मैमल्स में होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेज और फ्रॉग्स में होती है। और ये इनसाइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल्स होती है। स्पर्म्स को एक्सपेल आउट किया जाता है वजाना में पास होते हुए, वो पहले सर्विक्स वजाना, फिर वजाना में फ्लोपियन ट्यूब, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। देन वहाँ पे एम्ब्रियोज जो होता है ना वो इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये मैमल्स में, बर्ड्स और ड्रोसोफिलास में होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड्स ऑफ द बॉडी होती है, फीमेल बॉडी से आउटसाइड्स होती है। और ये जो होती है ना इनको इक्वेटिक मीडियम रिक्वायर होता है। इक्वेटिक मीडियम सी वाटर, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। और ये जो होता है ना ये सी वाटर, और फिर वहाँ पे वो एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है आउटसाइड्स ऑफ द बॉडी, दैन वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। दिस इज़ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन, आखिर मैकेनिज्म क्या होता है फर्टिलाइजेशन का, तो द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन मोस्टली स्टडीड इन इनवर्टिब्रेट्स सच एज सी अर्चिन्स। कह रहा है कि वो इनवर्टिब्रेट्स में हमने ज़्यादातर सी अर्चिन्स और वर्टिब्रेट्स मैमल्स और अम्फीबियंस में हम इसको स्टडी कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तब ही, ये मैकेनिज्म कैसा है कि ये ऐसी अप्रोच है एक स्पर्म और एग की जो एंड अप होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड ज़ायगोट। ये एक अप्रोच है मेल और फीमेल गैमेट्स की एक दूसरे के साथ, और फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड ज़ायगोट। द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन रिक्वायर 5 जनरल स्टेप्स, इसमें 5 जनरल स्टेप्स होते हैं। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है, ये मैं आपको बताऊंगी। स्टेजेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, पहली हमारी स्टेज है हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट इनकाउंटर्स ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, मतलब ओवा और स्पर्मेटोजोआ इनकाउंटर किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस द इंश्योरेंस दैट द स्पर्म्स एंड एग आर ऑफ द सेम स्पीशीज। पहले सबसे पहले स्पर्म्स और एग को देखा जाता है कि पहले इन्हें काउंट किया जाता है, फिर इन्हें देखा जाता है कि स्पर्म्स और एग सेम स्पीशीज़ की हैं, दूसरी बात। और फिर उसे कैपेस्ट्रेशन की जाती है। कैपेस्ट्रेशन स्पर्म्स प्रिपरेशन, कैपेस्ट्रेशन में आपको मजीद नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। इसमें क्या होता है कि स्पर्म्स वॉशिंग किए जाते हैं अननेसेसरी मैटर्स को रिव्यू में। ये कैपेस्ट्रेशन स्पर्म्स की प्रिपरेशन ही होती है बेसिकली, मैं आपको नेक्स्ट ये पढ़ाऊंगी। फिलहाल ये टर्म्स याद रखिएगा। नेक्स्ट ये होता है कैपेस्ट्रेशन ऑफ द स्पर्म्स प्रिपरेशन होती है। और नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो होता है ना वो रेगुलेशन ऑफ द स्पर्म्स एंट्री इनटू द एग सेल्स। जो स्पर्म्स को इस काबिल बनाया जाता है कि वो एग सेल्स में जा सकें और वहाँ पे जो अल्टीमेटली फर्टिलाइज एग के साथ फ्यूज़ कर सकें। और ये जो होता है ना ये कम्प्लीटेड ही तब होता है जब एक स्पर्म्स को अलो किया जाता है कि वो एक एग के साथ फर्टिलाइज, और बाकी जितने भी एग होते हैं ना एग, बाकी जितने भी स्पर्म्स होते हैं उनको इनहिबिट किया जाता है एंट्रिंग। यहाँ पे उसने बात करी है कि सिर्फ एक ही रेगुलेशन करने का मतलब ही यही है कि सिर्फ एट अ टाइम एक ही स्पर्म को एंटर होने की इजाज़त दी जाएगी अंदर एग के साथ फ्यूज़ होने की। बाकी जितने भी स्पर्म सेल्स हैं, हज़ारों की तादाद में स्पर्म सेल्स आते हैं, लेकिन उस वक़्त सिर्फ एक ही स्पर्म्स को स्पीसीज़ स्पेसिफिक होगा, मतलब एक ही स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंट्रैक्शन जो होता है ना ये स्पेसिफिक होता है। मतलब ये नहीं होता है कि ये स्पीशीज़ कोई और है और नेक्स्ट स्पीशीज़ मेल किसी और स्पीशीज़ का, फीमेल किसी और से, और इनमें फर्टिलाइजेशन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे स्पीशीज़ स्पेसिफिक प्रोसेस होता है ये। इसमें सबसे पहले जो होता है वो हम स्पर्म्स और एग को इनकाउंटर करते हैं, फिर जो होता है वो ये देखा जाता है ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, फिर स्पर्म्स की कैपेस्ट्रेशंस होती है, देन रेगुलेशन ऑफ द स्पर्म्स एंट्री। रेगुलेशन में हमने ये बात करनी होती है कि स्पर्म्स जो होता है ना वो एक ही पॉलीस्पर्मी से बचाया जाता है, मीन्स एक स्पर्म्स एट अ टाइम्स एक ही एग के साथ फ्यूज़ करता है और बाकी जितने भी स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। देन स्पर्म्स एग रिकॉग्नाइजेशन, स्पर्म्स एग की रिकॉग्नाइजेशन करता है और बाइंड कर जाता है। जब बाइंड कर जाता है तो स्पर्म्स एग फ्यूजन हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और स्पर्म्स ऑफ द प्लाज्मा एंड एग न्यूक्लाई प्रो न्यूक्लाई एंड स्पर्म्स और एग जो होता है ना इसकी फ्यूजन हो जाती है प्रो दोनों। जब हम एग और स्पर्म्स का दोनों का जब न्यूक्लियस कंबाइन करता है तो वो एक न्यूक्लियस बनाता है, उसको प्रो
प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, प्रोन्यूक्लियस। देन एक्टिवेशन ऑफ द एग साइटोप्लाज्म, फिर एक्टिवेशन हो जाती है एग साइटोप्लाज्म की टू स्टार्ट द डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट को स्टार्ट किया जा सके। यहाँ पे आप मज़ीद दे सकते हैं प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। पहले कीमो अट्रैक्शंस होनी है, कीमो अट्रैक्शन में वो देखेगा अपने स्पीशीज़ के अपने केमिकल्स के थ्रू अपने स्पीशीज़ के स्पर्म्स को रिकॉग्नाइज करेगा। एग जो होता है ना अपने स्पीशीज़ के एग को रिकॉग्नाइज करता है कीमो अट्रैक्शंस में। नेक्स्ट रिलीज ऑफ द एक्रोसोमल इंजाइम्स, जो हमारे पास स्पर्म्स होता है उसके हेड में एक्रोसोमल इंजाइम्स होता है, फिर वो अपने इंजाइम्स को रिलीज करता है, फिर वो बाइंड कर जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेल्प, जो एग हमारा होता है उसके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेल्प के साथ बाइंड कर जाता है, फिर पासेज करता है, फिर वो उसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेल्प होते हैं थर्ड स्टेप में उसमें से पास करना स्टार्ट कर देता है। देन वो फ्यूज़ कर देता है, स्पर्म्स और एग प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर। यहाँ पे आप ये हमारे पास एक डायग्राम है, आप क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में कीमो अट्रैक्शन हो रही है, सेकंड स्टेप में डॉकिंग एंड स्पेसिफिक रिकग्नाइजेशन हो रही है, थर्ड स्टेप में एक्रोसोमल एक्सोसाइटोसिस हो रही है, फोर्थ स्टेप में हाइपर एक्टिविटी हो रही है, नेक्स्ट पेनिट्रेशन ऑफ द एग कोड एंड देन मेम्ब्रेन फ्यूजन्स हो रही है। एंड दिस इज़ ऑल एंड नेक्स्ट हमारे ये हमने सारा पढ़ लिया है इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास गैमेट्स आखिर होते ही क्या हैं, गैमेट्स में हमने बात करी है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी एग जो होता है ना एग जो होता है ना वो लार्ज होता है, दूसरा बात है नॉन मोटाइल होता है, तीसरी बात है ये जो होता है ना ये प्रोटेक्टिव एग कवरिंग होती है इसके गिर्द, जो इसे रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करवा रही होती हैं, बाकी उसे प्रिवेंट करवा रही होती हैं, पॉलीस्पर्मी से बचा रही होती हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज ना हो सकें एक टाइम में। और जो मेमेलियन एग होता है उसमें ज़ोना प्लास्टिडा होता है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बीनीथ व्हिच द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर द प्रेजेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग होता है ना वो नॉन मोटाइल होता है, लार्ज होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं इसके गिर्द। प्रोटेक्टिव कवरिंग के में कौन कौन सी कवरिंग होती है, पहले हमारे पास कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आती हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाद हमारे पास ज़ोना प्लास्टिडा आता है, ज़ोना प्लास्टिडा के बाद मज़ीद आगे नेक्स्ट लेयर्स आती हैं, वो आपको नेक्स्ट डिस्कस करूँगी। ये हमने एग की बात की है फ़िलहाल। नेक्स्ट स्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है एनर्जी सोर्स होते हैं, इसमें एक फ्लैजेलम होता है इसकी मूवमेंट के लिए, और इसका जो इंटीरियर एंड होता है स्पर्म्स का वो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है विच जो उसे हेल्प कर रहा होता है इसकी पेंट्रेशन में, इसका जो इंटीरियर एंड होता है स्पर्म्स का। और ये टिपिकली इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो एग को एक्टिवेट कर सकें और अपनी न्यूक्लाई जो होती है ना एग के साइटोप्लाज्म में डिलीवर कर सकें। ये हम स्पर्म सेल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि एग क्या होता है, ये हमारे पास स्पर्म्स और एग दोनों गैमेट्स थे, हमने उनकी बात की है कि इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एग क्या होता है, एग जो होता है ना हमारे पास ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, और ये जो होता है ना दैट मस्ट बी स्टोर्ड इन द मैच्योर एग ओवम्स वेर इज़ इसमें ना वो कह रहा है कि कुछ ऐसे मटेरियल डेवलपमेंटल और ग्रोथ मटेरियल एग जो होता है ना मैच्योर एग उसमें स्टोर होते हैं, इसलिए ये जो होता है ना एग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो स्पर्म्स होता है ना वो एलिमिनेट कर देता है, स्पर्म्स जो होता है ना वो अपना ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसे एलिमिनेट कर देता है, उसे खो देता है, मतलब उसे ज़ाया कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे डेवलपिंग एग जो होता है ना called the oocytes before it reaches the stages of the meiosis at which the fertilizer not only conserves its material but also activate in mass in accumulating more। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो एग होता है ना वो अपना ज़्यादातर मटेरियल जो होता है ना साइटोप्लाज्म उसे कंजर्व रखता है, लेकिन जो स्पर्म्स होता है ना स्पर्म्स वो अपना साइटोप्लाज्म लॉस कर देता है, और अपना साइटोप्लाज्म लॉस करने के बाद ना वो अपने जो ये एक्यूमुलेट बाद में क्या होता है कि मायोटिक डिविजन्स होती हैं जो प्राइमरी oocytes कंजर्व कर लेते हैं अपना। यहाँ पे उसने यही बात बताई हुई है कि फिर उसने एग्जांपल की दी हुई है,
पिकोलीटर्स में, ये बर्ड्स एग्स में क्या क्या होता है ये आपने एक दफ़ा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये आपने एग के साइटोप्लाज्म, एग और स्पर्म सेल्स के साइटोप्लाज्म की बात करनी है कि वो अपना एग साइटोप्लाज्म खो देता है, लेकिन वो अपना साइटोप्लाज्म नहीं खोता। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एग एज अ स्टोर हाउस ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये एग जो होता है ना, मैंने आपको बताया कि एग में ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए मटेरियल प्रेजेंट होता है। और वो कौन कौन सा मटेरियल है, वो है प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ट्रांसफ़र आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए हैं, मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, प्रोटेक्टिव केमिकल्स हैं, वर्टाइलोजेनिन इन्वेल्प है, जूना प्लास्मिड है। ये लेयर्स की बात की हुई है और ये लेयर्स मैंने आपको बतानी है अभी, और ये सारी लेयर्स हैं। इसमें जब सबसे पहले हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो प्रोटीन्स को आपको पता होता है कि प्रोटीन्स जो होती है ना, इट इज़ अलॉन्ग विद द बिफोर द एम्ब्रियोज इज़ एबल टू फैड इट सेल्फ और obtains फूड फ्रॉम द मदर्स। कह रहा है कि ये जो होती है ना, इससे पहले ये प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब वो एम्ब्रियो से अपनी मदर से फीड करना स्टार्ट कर देता है। और जो अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है ना, वो कह रहा है इसमें प्रोटीन्स जो होती है ना बहुत ज़्यादा ये बनी होती हैं अमीनो एसिड से, और बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो होती है ना वो इसे यॉक जो होती है ना, यॉक से प्रोटीन्स में यॉक होता है ना, तो एग में जो यॉक होती है ना, यॉक प्रोटीन से ही निकल बनी होती है। तो इस ये जो होती है ना, इसमें लीवर, फैट, बॉडी और ट्रैवल सेल थ्रू द ब्लड टू द एग। तो ये मैंने आपको वर्टाइलोजेनेसिस में पढ़ाया हुआ था। वर्टाइलोजेनेसिस में क्या होता है कि जिस तरह वो प्रोटीन्स आती है, फिर वो यॉक डिपोजिशन करती है। वो यॉक जो होती है ना, वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में, जहाँ पे अभी मदर से उसे फीड नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर वो एम्ब्रियो को अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे नरिशमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट हम राइबोसोम्स की बात करेंगे। अर्ली एम्ब्रियोज नीड्स टू मेक, ये भी अर्ली एम्ब्रियोज को अपनी ही प्रोटीन्स बनानी है और अपनी ही एक प्रोटीन सिंथेसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले जो होता है ना एम्ब्रियो, उसे अपनी ही राइबोसोम्स, अपनी ही ट्रांसफ़र आरएनए सारा कुछ खुद का ही बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये पहले बना चुका होता है। और यहाँ पे उसने बात करी है कि प्रोटीन से सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम्स। आपको पता ही है प्रोटीन्स राइबोसोम से सिंथेसाइज होती हैं, एंड ट्रांसफर आरएनए विच एग्जिस्ट इन द एग्स। ये ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम से बनी होती हैं और ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं एग में। द डेवलपिंग एग हैव द स्फेरिकल मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसाइजिंग द राइबोसोम्स एंड द सर्टेन एम्फीबियन oocytes प्रोड्यूस एज मैनी एज 10-12 राइबोसोम्स ड्यूरिंग इट्स मायोटिक प्रोफेज। कह रहा है कि एक स्पेसिफिक एम्फीबियंस oocyte जो होता है ना, वो एक 10-12 राइबोसोम्स अपने मियोटिक प्रोफेज में प्रोड्यूस करवा सकता है। इतने ज़्यादा राइबोसोम्स ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए की बात करें कि इन मैनी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोटीन्स मेड ड्यूरिंग द अर्लीस्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस आर ऑलरेडी पैक्ड इन द oocytes. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द egg of the sea urchins contains 25 to 50,000 different types of the messenger RNA. यहाँ पे हमने बात करी है ट्रांसफ़र आरएनए की। ट्रांसफ़र आरएनए के बाद हम बात करेंगे कि मैसेंजर आरएनए क्या होता है। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जिसने मैसेज कैरी करना है, जिसने डीएनए से मैसेज लिया, नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए को देकर नेक्स्ट राइबोसोम बना रहे हैं। तो इसने क्या किया कि इसने मैसेज कैरी करना है। कह रहा है कि ये जो एम्फीबियंस में तो हमने बाढ़ लिया कि 10-12 राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन सी अर्चिस में 25 to 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए होते हैं जो हमेशा डॉर्मेंट रहते हैं अनटिल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद भी हमेशा डॉर्मेंट रहते हैं ये मैसेंजर आरएनए की। नेक्स्ट अगर हम मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स की बात करें कि जो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल्स इनटू द सर्टेन टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, और जो प्रेजेंट होते हैं एग में, और दे अपेयर टू बी लोकलाइज्ड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एग एंड बिकम सेग्रेटेड इनटू द डिफरेंट सेल्स ड्यूरिंग द क्लीवेज। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, ये लोकलाइज्ड होते हैं इन द डिफरेंट रीजन्स में और बाद में सेपरेट होते हैं इनटू द डिफरेंट सेल्स में ड्यूरिंग द क्लीवेज। ये मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम प्रोटेक्टिव केमिकल्स की बात करें तो एम्ब्रियो कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स और मूव्स टू द सेफ इन्वायरमेंट, सो इट मस्ट बी equipped to deal with the threats, and many egg certain as ultraviolet filters, DNAs, repairs the enzymes that protect from the sunlight and some other enzymes potential predators। मतलब ये कह रहा है कि ये जो प्रोटेक्टिव जो केमिकल्स होते हैं जो इनके इसको अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स से बचा रहे होते हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स कंटेन्स होते हैं जो इसे नेक्स्ट ऐसे एंजाइम्स होते हैं इसके पास जो इसे सनलाइट्स और सम अदर
केमिकल्स होते हैं जो इसे सनलाइट्स और डिस्टेस्टफुल इन्वायरमेंट से बचा रहे होते हैं। और इसमें एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स भी होते हैं, लाइक ऐसी बहुत सी चीज़ें केमिकल्स वगैरह होते हैं जिसे बचा रहे होते हैं। और विद इन द इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म रिसाइड्स अ लार्ज न्यूक्लियस। इसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो सी अर्चिन्स की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियस अप्लाइड होता है एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बट द अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग मैनी वॉर्म्स मैमल्स में क्या होता है कि एग जो होता है ना वो स्टिल डिप्लॉयड ही होता है, लेकिन जो सी अर्चिन्स हैं इसमें अप्लाइड हो जाता है। एंड द स्पर्म्स एंटर्स बिफोर द मायोटिक डिविजन आर द कंप्लीटेड। जब मायोटिक डिवीजन कंप्लीटेड होता है तब स्पर्म्स एंटर हो जाता है। एंड द इनक्लोजिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म्स इज in the egg cytoplasms, the membranes must be regulated. Flow of the certain ions during the fertilization must be capable of fusing with the sperm plasma membranes. Next हम यहाँ पे layers की बात करने लगे हैं। layers में क्या होता है, लेयर्स में हमारे पास पहले बट लाइन लेयर्स आती हैं, फिर बट लाइन लेयर के बाद जूना प्लाज्मिडा आती है। ये जो होती है ना, ये बट लाइन लेयर जो होती है ना आउटर फाइब्रेसिस मटेरियल से बनी होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इसे रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प कर रही होती हैं सेल्स की। और ये जो होते हैं ना ये सप्लेंटेड विद द एक्सटेंशंस ऑफ द मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड द प्रोटीशियस एनवेल्प होता है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम जूना प्लाज्मिडा की बात करें तो ये कह रहा है कि जो वटलाइन एनवेल्प होता है ना वो स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म्स करवा रहा होता है मैमल्स में, बट इनवेल्प इज सेपरेटेड बाय एक थिक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है विटलाइन मेम्ब्रेन के नीचे। इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसमें 3 टाइप्स के जिप 1, जिप 2, जिप 3, ये सारे इसमें जिप 3 टाइप्स के इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ये सारी लेयर्स हैं, ये सारी एग के ऊपर लेयर्स हैं। पहले हमने लेयर्स की बात करी, वेटलाइन मेम्ब्रेन्स है, फिर जोना प्लेसिडा है, फिर कमुलस की अगर हम बात करें कि कमुलस क्या होते हैं कि वो ये होते हैं कमुलस इनर जो ऐसे सेल्स होते हैं जो एग के बिल्कुल पास होते हैं, ओवेरियन फोलिकुलर सेल्स होते हैं और मैच्योर एट द टाइम्स ऑफ द रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है तो फ्लोपियन ट्यूब्स में जाता है और जो इनर जो सबसे नज़दीक सेल्स होते हैं ना एग के या ओवरी एग सेल्स के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं एम्ब्रियो के, तो उसको ये सेल्स जो होते हैं ना कमुलस ये उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ममेलियन एग को। तो ये जो इनरेस्ट सराउंडिंग लेयर होती है ना सेल्स की एट द फ्लोपियन ट्यूब्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज कमुलस। एंड द कोरोना रेडियोटा उसके बाद आता है। तो ममेलियन जो होते हैं ना ये जो इनरेस्ट लेयर्स ऑफ द सेल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू द जोना प्लाज्मिडा देयर इज अ, कह रहा है कि जोना प्लाज्मिडा के बाद जो होता है ना वो कोरोना रेडिएटा होता है। लेयर्स इमीडिएटली बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स द थिन शेल्स ऑफ द जो एक होता है कोरोना रेडियोटा जो जोना प्लाज्मिडा के पास होता है, लेकिन जो ग्रेन्यूल्स होती हैं ना ग्रेन्यूल्स वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होता है ना एग साइटोप्लाज्म स्टीफन्स ग्लोबुलर एक्टिन्स मॉलिक्यूल्स, ये ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन दीज एक्टिन्स मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज टू फॉर्म्स द केबल्स ऑफ द एक्टिन्स इज नोन एज माइक्रोफिलामेंट्स। इसमें माइक्रोविलाई बनती है, माइक्रोफिलामेंट्स बनती है, क्रोटिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। फिर एक्रोसोमल वेसिकल्स की बात करिए तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। कंपोजिशन ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में हमारे पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, क्रोटिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं, न्यूक्लियोपोलिसैकेराइड्स होती हैं, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ओवम है, ये ओवम में ये दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाद में साइटोप्लाज्म्स हैं, फिर वेटलाइन मेम्ब्रेन्स हैं, फिर जोना प्लाज्मिडा है, फिर प्री वेटलाइन स्पेस है, फिर कोरोना रेडिएटा है। All these are membranes which I have discussed with you one by one. यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एग, ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोटिकल ग्रेन्यूल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है और जेली लेयर्स है, फिर वेटलाइन लेयर्स है, फिर जेली लेयर्स है और फिर स्पर्म्स यहाँ पे आकर अटैच होते हैं इसके साथ। और ये एक और आपको स्लाइड दिखाई गई है, ये ज़रा जूम कर दें तो ये आप हाँ देख सकते हैं। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास लेयर्स हैं, क्रोटिकल ग्रेन्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे जोना प्लाज्मिडा है, कोरोना रेडिएटा है, ये सारी लेयर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
यहाँ पे उसने बात करी है कि जो स्पम्स होता है ये नॉन मोटाइल होता है, इनवाइलेबल, ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और ये ज़ूना प्लास्मोडा जिप 1, ये आप मैंने बताया होगा इसकी 3 प्रोटीन्स होती हैं, जिप 1, जिप 2, जिप 3। तो 1, 2, 3 और ये क्रॉस लिंक्ड होती हैं स्पर्म स्पेसिफिक एग बाइंडिंग। और ये होती है जिप 2 जो होती है ना, ये मेडिएट स्पेसिफिक स्पर्म्स बाइंडिंग्स। और जिप 3 और जिप 3 प्रोटीन्स को मैश पर प्रोवाइड कर रही होती है, क्रॉस लिंक जिप 1 में करवा रही होती है। नेक्स्ट अगर ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं इस तरह, ये हमारे पास एन एसिटल ग्लूकासम एन एसिटल ग्लाइकोसामाइन रेसिड्यू जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट होता है ऑन जिप 3। हमारे पास 3 क्रॉस लिंक है, जिप 3, जिप 2, जिप 1। तो ये जैसे ही हमारे पास स्पर्म्स का हेड आएगा और इसमें क्या होता है, ये GALT प्रेजेंट होता है, मतलब तो GLTA जो होता है ना वो इसके एसिटल ग्लूकोसामाइन रेजिड्यूज के साथ रिएक्ट करेगा जो जिप 3 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये ओविडा ये यहाँ पे ये इस तरह मेडिएटेड हो जाएगा, मेडिएटेड बाय द स्पर्म सरफेसेस प्रोटीन्स इज कॉल्ड SD1, इसको फिर हम SD1 कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इट इज़ अ स्पर्म्स specific glycoproteins in the zona plasmata to which the sperms binds and initiate the acrosomes reactions after the sperms has bind to it, interact with the glycotransferase 1 on the sperms head membranes, इसके साथ हेड मेम्ब्रेन्स के साथ इनिशिएट करवा देगा। ये आगे नेक्स्ट हमारे पास स्पर्म्स है, स्पर्म्स के पास हमारे पास, हमें पता है, आपको पता है, टेल्स होती है। टेल्स में क्या होता है कि टेल जो होती है ना उसमें फ्लैजेलर अपरेटस प्रेजेंट होता है, मिड पीस होता है, मिड पीस जो होता है ना उसमें शीट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जो ATP को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। फिर हमारे पास हेड होता है, हेड में एक्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइन जो फर्टिलाइजेशन में हम ऐसी एक हमारे पास ऐसी एक रिसेप्टर्स प्रोटीन्स है जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, फ्यूजन में हेल्प कर रही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और एग की साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन में हेल्प कर रही होती हैं या फर्टिलाइजेशन में हेल्प। फिर एक्रोसोम्स क्या होते हैं, एक्रोसोम्स रिएक्शंस जो होते हैं ना उसमें क्या होता है कि पहले हमें ट्रांसफरेज एंजाइम्स आता है, उसमें वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करवाता है। फिर वो एक्रोसोम्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और जो स्पर्म्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करती हैं, तो फिर वो एक्रोसोम्स वेसिकल बाहर आ जाते हैं और इस तरह ये एक्रोसोम्स रिएक्शंस टेक प्लेस होता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका एंड पीस है, ये टेल है, ये हेड है, ये मिड है। और मिड हेड में क्या है, एक्रोसोम्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और सेंट्रोमेर्स प्रेजेंट है और टर्मिनल डिस्क प्रेजेंट है। मिड जो होता है ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और टेल में एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट है और एंड पीस है ये हमारे पास है। इसको अगर मज़ीद फ्रंट व्यू देखेंगे, इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो ये जो होता है ना ये पेरी एक्रोसोमल स्पेस है, ये पोस्ट एक्रोसोमल रीजन्स है और ये सेंट्रियोल्स है, ये एक्सोनीम्स है। एक्सोनीम्स जो सबसे ज़्यादा स्पर्म्स के पास एक पोर्शन होता है वो एक्सोनीम्स ही होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन्स है, ये एक्रोसोम्स है, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ये न्यूक्लियस है और ये पोस्ट एक्रोसोमल शीट्स है, पोस्टीरियर रिंग्स है, कनेक्टिंग प्लेस है, मिड मेम्ब्रेन शीट्स है और आउटर शीट्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पता है, ये हमारे पास एक्सोनीम है, ये सेंट्रियोल्स है, ये सुपर क्वाइल माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम्स है, ये फ्यूजन पॉइंट्स है, यहाँ पे ये देख सकते हैं क्लियरली। यह नेक्स्ट हमने ग्लोसरी में बात करी है कि समरी में क्या है कि कैपेसिटेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगी आपको। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म्स को प्रिपेयर किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्पर्म्स अंडरगोज अ कैपेसिटेशन फॉर द मैचुरेशन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसमें फर्दर मैचुरेशन होती है और ये फीमेल वजाना में होता है और वजानल सिक्रेशन इसमें ऐड होती हैं। वो वजानल सिक्रेशन जो होती है ना वो काज करती है मॉलिक्यूलर चेंज इन द स्पर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड द रिमूवल ऑफ द decapitating factors. Some proteins results in the increased membrane fluidity. इस तरह ये 4 से 5 घंटे जो होती है ना ये ह्यूमंस में होती रहती है कैपेसिटेशन, जिसमें स्पर्म को इस काबिल बनाया जाता है फ्यूजन के फीमेल बॉडी के अंदर। आगे एक्सट्रोमल रिएक्शंस क्या होता है, एक्रोसोम्स रिएक्शंस, ये मैंने आपको अभी फिर बता देती हूँ, पहले भी बताया है कि एक है रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस इवेंट है। इसमें क्या होता है कि एपिकल वेसिकल जो स्पर्म्स की हेड होती है ना वो फ्यूजेस कर जाती है स्पर्म्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ
एक्रोसोम वेसिकल्स जो होते हैं ना, उसकी हेड या उसकी टेल जो होती है ना, एपिक्स, वो फ्यूज़ कर सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, स्पर्म्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और इस वजह से एक्रोसोम्स रिएक्शंस जो होते हैं ना वो ट्रिगर होते हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एग फैक्टर्स। व्हेन एक्रोसोम्स रिएक्शन अकर्स द नंबर्स ऑफ द प्रोलिटिक इंजाइम्स जो होते हैं ना वो एक्सपोज होते हैं और रिलीज होते हैं, और वन आर द मोर ऑफ द इंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल। ये जो इंजाइम्स रिलीज होते हैं ना, जब हमने एक्रोसोमल वेसिकल बाहर आ जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस हो जाती है उनकी, तो वो ये इंजाइम्स रिलीज़ करवाता है। तो वो इंजाइम्स जो होते हैं ना वो जूना प्लेसुडा वेटलाइन मेम्ब्रेन प्ली वेटलाइन स्पेस में इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, प्रोलिटिक इंजाइम्स रिलीज़ करवा रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्रोसिम्स क्या होता है, एक सीरीज प्रोटीन्स इंजाइम्स प्रोटीन्स रिलीज़ होती है जो एक्रोसोम्स रिएक्शंस में रिलीज़ होती हैं। और नेक्स्ट अगर कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रेगुलर एंडोसाइटोसिस इन विच द एपिकली लोकलाइज्ड वैक्यूल्स कॉर्टिकल गर्न्यूल्स जो होते हैं ना वो एग में फ्यूज़ होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो इसको कॉर्टिकल रिएक्शंस कहा जाता है। गुसोना प्लाज्मिडा एक कोट होती है जिसने कोटिंग सराउंडिंग लेयर होती है जिसने 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इसमें, और इसने किसको सराउंड किया जाता है, इसने एग को सराउंड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गलैक्टोसाइल ट्रांसफरेज क्या होता है, तो वो कह रहा है कि एक ओलिगोसेक्राइड्स मॉडिफाइंग एंजाइम्स दैट इज यूजुअली फाउंड इन द गोल्जी बट इन स्पम्स इन ऑन द सरफेसेस ऑफ द सेल्स। यहाँ पे कहना है, ये बात याद रखिएगा कि ये जो होता है ना गालजी में फाउंड होता है स्पर्म सेल्स में, और बाज़ दफ़ा सरफेस भी होता है जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है थ्रू द इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये रिसेप्टर्स होता है एग के लिए, ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज जो होता है ना ये रिसेप्टर्स होता है एग के लिए। और फर्टिलिन क्या होती है, फर्टिलिन ADAM फैमिली प्रोटीन्स होती है जिसमें स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रही होती है विद द एग। और ये वायरल प्रोटीन्स पेप्टाइड से डाइजेस्ट डोमेन्स इन्वॉल्व इन द रिकॉग्नाइजेशन। और 1 to ADM प्रोटीन्स फैमिली प्रोटीन्स दैट कंटेन्स ए डिसइंटीग्रेंस एंड मेटालो प्रोटीज डोमेन्स इसमें प्रेजेंट होती है। प्रो न्यूक्लाई क्या होती है, ट्रांसिशनल्स मेल एंड फीमेल्स, जिसमें आपने बताया था कि जिसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं ना न्यूक्लियस वो अपने एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो ये फ्यूजन जो होते हैं ना वो डिप्लॉइड जाइगोट्स न्यूक्लियस बनाती है, तो इसको प्रो न्यूक्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टर्म्स है, वट इज़ आ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी इज़ आ कंडीशंस इन विच मोर देन वन, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा जब स्पर्म्स एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे या फ्यूज़ करेंगे तो इसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। पॉलीस्पर्मी जो होती है ना इसमें डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाती है, अबनॉर्मलिटी होती है, अबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, तो इस वजह से इसको अवॉइड किया जाता है पॉलीस्पर्मी को। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। If you have any questions, you can ask me freely. I will try my best to answer all those of your questions. Allah Hafiz.